हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज 5 अप्रैल 2021 और 5 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए दिन की मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले बुलंद रखिए और अपना जो जीवन है उसको सही दिशा में लगाइए और पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आज का जो आपका बिताया हुआ कल ही आज ही आपका कल तय करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अनियन मिथुन है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो भाई लोग, किस खेल से संबंधित है इसका आपको राइट आंसर लगाना है। किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है वो टिक कीजिए फटाफट। क्या आएगा? आपको देते हैं हम 3 सेकंड। अच्छा है, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी कि वुशु। जो वुशु खेल है उससे संबंधित है अनियन मिथुन जी। ठीक है, अब ये इससे संबंधित है तो हम जान लेते हैं कुछ बातें। जैसे 31 मार्च को नेपाल में जो संपन्न हुई है दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप नाटिका, इसमें जो अनियन मिथुन है उसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है तो ये 70 किलोग्राम वर्ग के जो कि अपने देश भारत के प्रतिनिधित्व किया है और वो भारतीय टीम में पहुंचने वाले दक्षिण भारत के पहले वुशु खिलाड़ी है। ठीक है, अब तो हो गई बात ये। अब वुशु को नहीं जानना चाहते हो कि ये क्या है, तो भाई लोग देखो ऐसे खेला जाता है वुशु। ठीक है, देख सकते हो कैसे वुशु खेला जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि केयर्स शतरंज टूर्नामेंट खिताब ये किसने जीता है? तो जो कोनेरू हम्पी है इसने जो है कि केयर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अब इसने जीता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे कि 2018 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी सौरव चौधरी, जिन्होंने शूटिंग में जीता है। इसके अलावा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है, जिन्होंने बीजिंग के ओलंपिक जो हुआ था उसमें 2008 में जीता था। ठीक है, इसके अलावा जो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड है इरफान खान ने जीता है बेस्ट एक्टर का, और इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस है इसका अवार्ड तापसी पन्नू ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एशिया जो पुरस्कार है पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, इसको सस्मिता लेंका ने जीता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय बैंक ने 10 अप्रैल 2021 से प्रभावी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसका 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है? तो भाई किसका बढ़ाया है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए, टिक कीजिए राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी राजेश जो छिब्बर है, उनका जो है कि 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने 10 अप्रैल 2021 से ये प्रभावी होगा और इनको जो है कि इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जो जम्मू और कश्मीर बैंक है उसने सूचित किया है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अप्रैल 2021 से प्रभावी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो राजेश कुमार छिब्बर है उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया है। और ये जो है ये 1982 से जो परीक्षा विधीन अधिकारी के रूप में इन्होंने जम्मू कश्मीर के बैंक में शामिल हुए थे और इन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। अब आप देखना चाहोगे इनको। पहली बात तो आरबीआई में इसने बढ़ाया है, तो आरबीआई के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई का जो अधिवेशन हुआ था वो 1900 जो अधिनियम आया था 1934 को आया था, लेकिन आरबीआई की स्थापना जो है कि 1935 को की गई थी। ठीक है, 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब आरबीआई का वित्त वर्ष क्या चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरबीआई का वित्त वर्ष चलता है। और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे, और जो भारतीय गवर्नर थे वो आप बता सकते हैं क्या? बताइए आप। ठीक है, वर्तमान जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है और 25वें गवर्नर है। इससे पहले उर्जित आर पटेल थे और उनकी रचना क्या है? इम्पोर्टेंट है, ओवरड्राफ्ट। क्या है? ओवरड्राफ्ट। ये इम्पोर्टेंट रचना है, आपको याद रखना है, एग्जाम में ज़रूर आएगी। ठीक है, जो ओवरड्राफ्ट रचना है वो किसकी है? उर्जित आर पटेल की। अच्छा, किसी ने दिया क्या उत्तर? जो फर्स्ट भारतीय जो है कि गवर्नर थे वो कौन थे? तो सीडी देशमुख। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के
उपराज्यपाल का पद किसने छोड़ा है? तो किसने छोड़ा है भाई लोग? इसका राइट आंसर आपको टिक करना है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है बीपी कानूनगो। ठीक है, इन्होंने जो है कि अप्रैल 2021 में जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके उपराज्यपाल का जो है कि पद संभाला है। जैसे कि अभी हमने आरबीआई के बारे में बात की है, तो इससे पहले जो 2017 में केंद्रीय बैंक में उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था और इन्होंने 2 अप्रैल 2021 को अपना कार्यकाल जो है कि कार्यकाल वो समाप्त होने के बाद अपना जो है कि पद छोड़ दिया है। ठीक है, अब इनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्हें 3 अप्रैल 2020 तक 1 साल का विस्तार दे दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और जो राजेश्वर राव केंद्रीय बैंक के अन्य उपराज्यपाल हैं। यानी कि जो रिजर्व बैंक है उसके 4 उपराज्यपाल यानी कि जो उप गवर्नर होते हैं, यानी कि गवर्नर होते हैं, 4 गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर। तो महेश कुमार जैन, एमडी महापात्रा और राजेश्वर राव, इसके अलावा बीपी कानूनगो ये थे। तो ये बीपी कानूनगो इनको 2 अप्रैल 2021 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। ठीक है, देख सकते हो आप बीपी कानूनगो को कतई। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में निम्न में से किसने अमित चड्ढा को कंपनी का सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो किसने किया है भाई? तो इनका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इन्होंने जो है कि मार्च में अपने जो अमित चड्ढा है उनको कंपनी यानी कि L&T कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है इसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब इन्होंने किया है तो हम जैसे बात कर लेते हैं, ये अमित चड्ढा ने 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगे, जो LTTS के CEO और MD का जो पदभार संभाला है। और चड्ढा 2009 से जो है कि LTTS में शामिल हुए हैं और LTTS जो कि कार्यकारी प्रबंधन टीम के प्रमुख सदस्य थे। अब ये तो बात हो गई इनकी, लेकिन हम कुछ टॉप कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भेल के अध्यक्ष कौन है? तो नलिन सिंघल है। ठीक है, इसके अलावा जो इन्फोसिस है उसके अध्यक्ष नंदन नीलकणी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको 5 क्वेश्चन। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष जो है कि आनंद महिंद्रा है। विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी है और जो इंटेल है उसके अध्यक्ष ओमर इशराक है। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं निम्न में से किसको ICC महिला विश्व कप में आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है? तो भाई लोग किसको घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, टिक करना है आपको राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी आएगा, गर्ल गैंग। ठीक है, जो गर्ल गैंग है उसको ICC ने महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में संबोधित किया है, इसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे कि ये टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाना है। ठीक है, जो विश्व कप का जो साउंड ट्रैक है आइवरी, उसका चौथा एल्बम जो 2017 में जो रिलीज हुआ था उसमें गर्ल गैंग शामिल है, जो रिलीज के साथ मेल खाने के लिए बनाई गई एक जो परियोजना है विगमोर, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है गर्ल गैंग को। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूजीलैंड के गायन जो कि गिन विगमोर है उनने एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है भाई जी? इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन है। उन्होंने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के लिए मंजूरी दी है। अब इन्होंने मंजूरी दी है तो हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि इसका उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर बढ़ते हुए ध्यान के साथ इसको ध्यान देना है, और जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनके इलाज की जो उच्च लागत को कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आयोग निधि के छाता योजना के तहत 20 लाख रुपए जो है कि वित्तीय सहायता का प्रावधान भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम जान लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में महेंद्रगिरी में एक दूसरे जैव मंडल जो रिजर्व है उसका प्रस्ताव रखा है। महेंद्रगिरी में ओडिशा के कितने प्रतिशत वनस्पति है? तो भाई जी किसके कितने प्रतिशत वनस्पति है? टिक कीजिए इसका राइट आंसर।
तो जो महेंद्रगिरी है उसके उड़ीसा में कुल 40% जो है कि वनस्पति पाई जाती है, यानी कि जो उड़ीसा की 40% वनस्पति है वो ओडिशा की 40% वनस्पति महेंद्रगिरी में 40% पाई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे कि ये जैवमंडल रिजर्व का प्रस्ताव रखा है तो ओडिशा सरकार ने दक्षिणी हिस्से में जो स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ओडिशा का पहला ऐसा रिजर्व है जो 20 मई 1996 को यानी कि 5,559 वर्ग किलोमीटर का सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया है। ठीक है, जो 1996 को अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा महेंद्रगिरी में समृद्ध वनस्पति पौधे जैसे कि 1350 जो 1358 प्रजातियों के साथ ओडिशा 40% वनस्पति यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ओडिशा राज्य के बारे में। जैसे ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल है। यहाँ पर जिलों की संख्या कुल 30 है। मिशन 0 की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो वो उड़ीसा है। सुमंगल पोर्टल ओडिशा में ही लॉन्च किया गया था। गरिमा नामक योजना ओडिशा से प्रारंभ की गई है। यहाँ पर सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल अभ्यारण्य, महेंद्रगिरी जो प्रस्तावित है 2009 यूनेस्को में। ठीक है, इसको यूनेस्को में भी रखा गया है और ये बायोस्फीयर रिजर्व में इसे 1994 में रखा गया था। इसके अलावा जो ओडिशा में है कटक महानदी के किनारे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। यहीं पर ब्लैक पगोड़ा जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो ओडिशा में स्थित है। इसके अलावा जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है जर्मनी की सहायता से जिसे बनाया गया था, ओडिशा में स्थित है। ओलिव रिडले जो कि खारे पानी में पाए जाने वाले कछुए हैं, गर्म पानी में पाए जाने वाले कछुए के घोंसले कहाँ पर मिले हैं? तो ओडिशा के तट पर मिले हैं। इतने क्वेश्चन आपको ओडिशा से याद रखने हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे कि निम्न में से किसे उपन्यास के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने वर्ष 2020 के लिए सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है? तो भाई जी इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। क्या आएगा? कौन सा जो है कि उपन्यास है उसके लिए डॉक्टर शरण कुमार सिम्बाले को जो है कि 2020 के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है सनातन, यानी कि जो सनातन उपन्यास है इनका, उसके लिए शरण कुमार जो लिम्बाले हैं इनको 2020 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब इनको तो दिया गया है सरस्वती सम्मान, इससे पहले हम कुछ पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो 30वां व्यास सम्मान है वो शरद पगारे को दिया गया है और इनकी जो रचना है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इसके अलावा हिंदी साहित्य पुरस्कार टोकरी में दिंगान, इसके लिए अनामिका को दिया गया है। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, इससे पहले इसको 1969 में स्टार्ट किया गया था और ये सबसे पहले जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरी को दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो अभिनेता है मनोज वाजपेयी है और जो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड है वो इरफान खान को दिया गया है। ठीक है, जो 2021 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है लुइस हैमिल्टन ने, और जो शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए 2020 में सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सी झील संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाएंगी? तो कौन सी की जाएगी भैया? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पर, टिक करना है फटाफट। राइट आंसर आपको क्या आएगा इसका? अच्छा मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी यानी कि ए और बी। ठीक है, ए और बी जो है जम्मू कश्मीर के जो है कि झील संरक्षित है, जो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड में इनको शामिल कर दिया जाएगा, यानी कि डल झील और पुरमंडल झील। ठीक है, दोनों को अब ये इनको किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में 5 अन्य प्रसिद्ध झीलों के साथ साथ श्रीनगर में डल झील को भी संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा संरक्षित जो आर्द्र भूमि घोषित की जाने वाली अन्य झीलों में पुरामंडल झील भी शामिल है और जिसे सांबा जिले में स्थित जो छोटा काशी है उस ये भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर क्षेत्र में वुलर झील, डल, नागिन झीलों और जम्मू कश्मीर में सनासर, मानसबल, पुरमंडल झीलों को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित करने के लिए दिशा निर्देशित की गई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जैसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है और इन जो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है इसके अध्यक्ष महबूब मुफ्ती को वापस से बना दिया गया है।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या क्या है, तो शीतकालीन राजधानी श्रीनगर है, यानी कि शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। ठीक है। जो वुलर झील है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में जो हेरात पर्व मनाया गया है महाशिवरात्रि के अवसर पर, ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसके अलावा खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो अंदना द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन IIM जम्मू में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुना करो क्वेश्चंस, और जहाँ तक हो चले खुद के जो नोट्स होते हैं वो आप जो है कि लिखा करो। इसके अलावा तो हम आपको जो है कि नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आनंद परमार क्लासेस के नाम से, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेली PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली राय तो मेरी यही रहेगी कि आप खुद के नोट्स बनाएं। इसके पश्चात अगर आपको ज़्यादा लगता है कि नहीं हमें नहीं बनाना चाहिए, तो आपको डेली PDF मिल जाता है। ठीक है। तो जाकर फटाफट से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि आने वाला जो पीढ़ी है वो आपके जॉब और आपके जो है कि पैसों पर निर्भर करेगा। ठीक है। आपके आने वाले जो फ्यूचर में जैसे कि बच्चे हैं, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि पापा मम्मी या ऐसा कुछ, आपका जो पर्स है वो देखा जाएगा और आपकी जो हैसियत है वो देखी जाएगी। ठीक है। तो आपको पढ़ाई करते रहना है, एक दिन वैकेंसी आएगी, आपको सिलेक्शन लेना है और चले जाना है। मैं कहता हूँ कि डेली क्लास मत लेना, आपके सिलेक्शन के पश्चात मत लेना, लेकिन अभी तो आपको क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में किसने ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो भाई लोग किसने संभाला है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। जो हमारे सुभाष कुमार भाई साहब हैं, इन्होंने जो है कि ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने अतिरिक्त पदभार संभाला है। अब हम आपको बताएंगे भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है। तो उनके नाम हम आपको बताएंगे। पहले तो जैसे कि पहली कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे भेल के रूप में जाना जाता है, और इसका मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1964 को की गई थी। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी है। इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, पावर ग्रिड से नाम से जिसे जाना जाता है, और इसका गुड़गांव में मुख्यालय है। 1989 को जो है कि इसको फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम बात करेंगे जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, इसका मुख्यालय में नई दिल्ली में। ठीक है। नई दिल्ली तो एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको 10 जो कंपनी दे दी जाती है और आपको अगर कोई सा भी पूछा जाता है, अगर आपको कोई सा भी नाम नहीं आता है, तो नई दिल्ली आप लगा सकते हैं। जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, इसके जो है कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1954 को की गई थी। और जो है कि ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है ONGC, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1956 को ही इसकी स्थापना की गई थी। 2010 में इसे महारत्न कंपनी में जो है कि दर्जा दिया गया था। इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसको जो है कि कोलकाता में मुख्यालय है और 1975 में जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसके अलावा इसको 2013 में जो है कि महारत्न बनने का वर्ष है। ठीक है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, इसका मुख्यालय मुंबई में है और 1952 की इसकी स्थापना की गई थी। 2017 में इसे जो है कि महारत्न कंपनी में रखा गया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कि HPCL है, इसको जो है कि महारत्न कंपनी कब बनाया गया था, तो 2019 में महारत्न कंपनी बनाया गया था और इसकी फाउंडिंग जो है कि 1964 को की गई थी। ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारी अंतिम और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या है, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गुड़गांव में स्थित है। इसका 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और 2019 में जो है कि इसको शामिल किया गया था महारत्न कंपनी में। ठीक है। तू रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर,
थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल को मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल को मिलने का मज़ा भी आएगा। सो इसी के साथ तैयारी को बरकरार रखिए, छीन लो सिलेक्शन, टूट पड़ो यार, करो पढ़ाई, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।